ओके मैम। चलिए, लास्ट क्लास में हम एक्सटेंड्स जो है हमने देख लिया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इंक्लूड्स हमने देख लिया था और आज हमें करना है जनरलाइजेशन, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि एक्टर क्या है, हमने ये पढ़ लिया है कि यूज केसेस क्या हैं, हमें ये भी पता चल गया कि सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करके कोई एक्टर जो है वो यूज केसेस को यूज करता है। मतलब यूज केसेस आर फंक्शंस, जिसको एक्टर क्या करेगा, उन फंक्शंस को यूज करेगा। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि वो किस तरह से उसको यूज करेगा। हमने ये नहीं देखा है अभी तक, राइट? तो हमें आज की क्लास में यही देखना है कि जो यूज केसेस हैं वो किस तरह से यूज करेगा, राइट? चलिए, तो यूज करने के लिए बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाता है। अब ये जो रिलेशनशिप होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द यूज, अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन, अलग अलग टाइप की रहती है। तो जो सबसे ज्यादा फेमस 3-4 रिलेशनशिप होती है उसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले तो होती है एक्सटेंड्स और इंक्लूड्स। ये दोनों टर्म्स जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। जो आपकी एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड जो होती है वो हमेशा ऐसी कंडीशन होती है, मे बी और मे नॉट बी, ये वाली कंडीशन होती है। मतलब एक्सटेंड जो होता है जब आप उसको लगाते हैं किसी मेन यूज केस के साथ, जैसे यहाँ पर लॉगिन अकाउंट, वो मेन यूज केस है, उसके साथ आपने एक्सटेंड लगाया है इनवैलिड पासवर्ड। तो मे बी मे नॉट बी आपको यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं लॉगिन करती हूँ तो जो इनवैलिड पासवर्ड होता है वो मे बी हो सकता है या मे नॉट भी हो सकता है। मे नॉट भी क्यों होगा? मुझे मेरा आईडी पासवर्ड अच्छे से पता है, मतलब मैंने एक बार में करेक्टली लॉगिन कर लिया। इनवैलिड पासवर्ड की कंडीशन कब आती है? जब मेरा या तो कैप्स लॉक ऑन करना मैं भूल गई, या मेरा माइंड कहीं और है, या मैंने यूजर आईडी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो वो इनवैलिड पासवर्ड आ जाता है उस केस में। तो एक्सटेंड को आप कहाँ यूज करोगे? जहां पर मे बी और मे नॉट बी वाली कंडीशन आएगी। सिमिलर मैनर में इंक्लूड्स को आप कहां पर करोगे? इंक्लूड को आप वहां पर करोगे जहां पर फर्स्ट रिलेशन के कारण, सॉरी, सेकेंड रिलेशन के कारण फर्स्ट रिलेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो। जैसे लॉगिन, यहाँ पर तो प्लेस ऑर्डर लिखा है लेकिन हम इसको अपनी वे में इजी बनाने के लिए इफ आई सपोज इट इज पासवर्ड, तो लॉगिन करना है मुझे तो पासवर्ड डालना मैंडेटरी है। यदि मैंने पासवर्ड नहीं डाला देन माय लॉगिन इज इम्पॉसिबल। सपोज यहाँ पर मैं लॉगिन करूं जीमेल लॉगिन का, तो जीमेल लॉगिन मेरा जब तक नहीं होगा जब तक मैं उसमें पासवर्ड नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर इंक्लूड मतलब कंपल्सरी कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे यूज केसेस आते हैं जिसमें हमें कंपल्सरी यूज केसेस भी रखने पड़ते हैं, और हमें ये भी बताना पड़ता है कि कौन से यूज केसेस जो मैंडेटरी नहीं होते हैं। जैसे परचेस टिकट, ये हमारा मेन यूज केसेस है, पर इस मेन यूज केस के अंदर हमने एक्सटेंड करके दूसरे यूज केसेस भी लगा रखे हैं क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं है। जैसे मैं टिकट जब परचेस करती हूँ, हो सकता है मेरी बुकिंग एक बार में ही हो जाए, हो गई सपोज मेरी बुकिंग एक बार है, मुझे क्या पता था मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। यदि मैं कैंसिलेशन पे जाती हूँ तो मेरे को रिफंड आएगा, तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ टिकट करवा लू, स्लॉट्स बुक हो गए, वो भी एक्सटेंड्स में आएगा। यदि मैंने सही टाइम पे सोचा नहीं था और यदि मैंने सही टाइम पे करवा लिया तो मेरा टिकट तो हो ही गया है ना। फिर टाइम आउट की या स्लॉट नॉट फाउंड की कोई कंडीशन आएगी ही नहीं। तो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन yesterday in my lecture, that extend और include ये दो similar terms हैं, लेकिन there is a difference between these two terms. So I hope now it is correct and very much clear to you. जैसे परचेस टिकट, तो परचेस टिकट में दो ऑप्शंस हैं, मैं सिंगल टिकट भी बुक कर सकती हूँ, मैं मल्टीपल टिकट भी बुक कर सकती हूँ। पर ये जो दो ऑप्शन है ये मुझे अब बताने आपको जनरलाइजेशन में, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंक्लूड एंड एक्सटेंड, क्योंकि यहां पर तो ऑप्शंस हैं, है ना। तो यहां पर जो आपका जनरलाइजेशन यहां पर आएगा कि
जैसे मतलब व्हीकल की बात करो तो व्हीकल में 4 व्हीलर भी आता है, 2 व्हीलर भी आता है, दो तरह के व्हीकल्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज एन ऑप्शन। यहाँ पर इंक्लूड और एक्सटेंड की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको वेराइटी मिल रही है। इसका और एग्जांपल दे सकती हूँ कि इफ आई वांट टू कम टू सेज यूनिवर्सिटी, तो आई कैन कम बाय बाइक, आई कैन कम बाय यू नो car, I can come by any other option, right? तो that is, मतलब जहां पर भी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे पेमेंट करना है तो बाय कैश, बाय पेटीएम और बाय नेट बैंकिंग, तो ऑप्शंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये किसकी आएगा, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की टर्म में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट होता क्या है। Use case generalization can be used when one use case that is similar to another but does something slightly differently or something more. डेफिनेशन इतनी सटीक दी हुई है, इतनी क्लियर है कि आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा कि जनरलाइजेशन का मतलब क्या है। इट इज अ जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब वो पढ़ा था ना पॉलीमॉर्फिज्म में कि एक नेम और मल्टीपल काम, वही तो है यहाँ पर जनरलाइजेशन में भी, कि यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है मतलब ये एक जनरल टर्म है, लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस क्या है कि मैं कैश देके करूंगी, या मैं उसको नेट बैंकिंग के थ्रू करूंगी, या मैं उसे गूगल पे के थ्रू करूंगी, या मैं उसे फोन पे के थ्रू करूंगी। या सिंपल 2 वर्ड में करना है तो मैं ऑफलाइन मोड में करूंगी या ऑनलाइन मोड में करूंगी पेमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब, फिर से पढ़ते हैं एक बार। When one use case that is similar to another but something slightly different or something more, उस केस में आप करोगे जनरलाइजेशन। Generalization works the same way with the use case as it does with the classes. सिमिलर में क्योंकि आप इनहेरिटेंस में क्या करते हो, इनहेरिटेंस में भी तो यही करते हो ना, कि आप यदि बेस क्लास को आपने कॉल किया है डिराइव क्लास में, तो डिराइव क्लास अपना काम तो करेगी, बट वो थोड़ा सा बेस क्लास का भी हेल्प ले लेगी, मतलब विद अ स्लाइट डिफरेंस, राइट। स्लाइट डिफरेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेस क्लास में डिराइव क्लास का न्यू कंसेप्ट जो है वो एड ऑन हो जाएगा। The child use case inherits the behavior and meaning of the parent use case. वही सेंटेंस आया जो मैंने आपको बोला अभी जस्ट समझाया, कि चाइल्ड क्लास अपना बिहेवियर तो शो करेगी करेगी, साथ में वो अपने पेरेंट्स को भी का भी यूज करेगी, राइट। The base and the derived use cases are separate use cases and should have separate text description. दोनों अलग अलग यूज केस है, पेमेंट और पेमेंट बाय कैश, पेमेंट बाय ऑनलाइन, मतलब पेमेंट बाय नेट बैंकिंग, सपोज ये है। तो पेमेंट तो दोनों में यूज हो रहा है, पर स्लाइट डिफरेंस क्या है, बाय कैश और बाय ऑनलाइन पेमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? यस मैम। ओनली वन यस? यस मैम, आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में? मतलब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ इंक्लूड एंड एक्सटेंड, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ इंक्लूड एंड एक्सटेंड आर डिफरेंट फ्रॉम जनरलाइजेशन। तीनों में आपको बहुत क्लियरली मीनिंग समझ में आना चाहिए। जनरलाइजेशन वहां होगा जहां नेम सेम रहेगा, बट उसके जब तरीके, उसके जो ऑप्शंस आपके पास आएंगे तो वहां पर आप यूज करोगे। और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब आप कंप्लीट ट्रायंगल बनाते हो इस टाइप से, जब आप कंप्लीट ट्रायंगल बनाते हो और ये जो ट्रायंगल का जो पॉइंट हेड होता है ये पेरेंट क्लास की तरफ रहेगा, जैसे पे करना है आपको पेमेंट, तो पेमेंट जो है मेरी जनरल क्लास है, तो यहाँ पर मेरा ये वाला एरो रहेगा, और इसकी जो टेल है, ये टेल जो है इट विल बी डिवाइडेड, मतलब इसके लिए 2 क्लास बनेगी एंड द टेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें आप लिखोगे बाय कैश और बाय ऑनलाइन। I hope you understand. And this is your parent class and this is your subclass. Similar manner what happens in inheritance. Same manner. ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा है स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर क्या लिखा है पेपर फाइल, और यहाँ पर लिखा है स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड फाइल। मतलब स्लाइट
मीनिंग वही की वही है कि आप पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। मतलब आप पेशेंट का, आप देखो इसको इस तरह से भी बना सकते थे कि स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड, और इसमें दो आ जाएंगे आपके रिलेशन, पेपर फाइल में और ऑनलाइन मोड में। आपको अब समझ में आया? आई होप जनरलाइजेशन इज क्लियर टू यू। अब देखो, ये तो मैंने आपको यूज केस के टर्म में जनरलाइजेशन बता दी। जनरलाइजेशन जो रिलेशनशिप होती है वो आप यहां पर भी यूज कर सकते हो, इन एक्टर्स। जनरलाइजेशन जो है वो इन एक्टर्स भी यूज हो सकती है। कैसे? पेशेंट इज अ कॉमन टर्म, ओल्ड पेशेंट है या न्यू पेशेंट है, दिस इज द न्यू टर्म। तो आप यहां पर भी जनरलाइजेशन यूज कर सकते हो कि पेशेंट जो है वो जनरल टर्म है और उसकी स्पेशल जो टर्म्स है वो ये है कि ओल्ड पेशेंट है या न्यू पेशेंट है। अच्छा, मैं यदि यूज केस की टर्म्स में पूछूं तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि मैं यहाँ पर ओल्ड पेशेंट और न्यू पेशेंट टर्म्स दो अलग अलग क्यों यूज कर रही हूँ? पेशेंट एक कॉमन टर्म भी तो ठीक है, ओल्ड पेशेंट और न्यू पेशेंट में क्या अंतर होता है? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? नोबडी? मैम न्यू पेशेंट मतलब नया पेशेंट आया होगा। हाँ, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड पेशेंट? मैम ओल्ड उसका मतलब इलाज वगैरह हो चुका होगा। व्हाट व्हाट इलाज हो चुका है तो उससे क्या मतलब? उसको ओल्ड पेशेंट क्यों बोला? इलाज हो चुका है इसलिए, और क्या रीजन है? मैम मैम मैं उसका बताऊं? डेटा सेव होगा ओल्ड पेशेंट का। Exactly. किसने बोला? नरेश? यस मैम मैम। सही है। सही है। यस मैम, जो उसकी इंफॉर्मेशन है मैम वो मतलब अलग अलग होगी मैम, ओल्ड पेशेंट ओल्ड और न्यू की मैम। मैं यहाँ पर मतलब इन टर्म्स ऑफ यूज केस की बात करूं, मैंने क्यों यहाँ पर उन दोनों को अलग अलग बताया है? क्योंकि ओल्ड पेशेंट एक बार रजिस्टर्ड है तो मुझे उसको वापस से साइन अप नहीं करना पड़ेगा और उसकी इंफॉर्मेशन मुझे उससे दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे आपने अमन बोला बिल्कुल सही कि उसका इलाज हो चुका है, मतलब मुझे आगे क्या करना है उसका टर्न, फर्स्ट टर्न के लिए आया है, वो सेकंड के लिए आया है, वो थर्ड फॉलोअप के लिए आया है, मतलब मुझे ये उससे पूछना नहीं पड़ेगा। पेशेंट की जो हिस्ट्री है, उसके जो एक्सरेज हैं, उसके जो डिटेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां पर फीड रहेगी। और न्यू पेशेंट में आपको नई फाइल बनानी पड़ेगी, आपको फ्रॉम स्क्रैच उसकी पूरी एंट्री करनी पड़ेगी और उसका जो फॉलोअप है वो अगली बार में होगा, अगली बार में वो भी ओल्ड पेशेंट बन जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस। जैसे स्टूडेंट के केस में भी ये कर सकते हैं कि एडमिटेड इन 2020 एंड एडमिटेड इन 2021। जैसे ईआरपी पे जो तुम लोग करते हो, तो जिसने किसी ने ध्यान से लॉगिन देखा होगा तो वहां पर ऑप्शन रहता है कि आप मतलब तुम लोगों में तो नहीं रहता है शायद, हम लोगों में जब मतलब हमारी फैकल्टी एंड पे या एचओडी एंड पे हम करते तो वहां पर ऑप्शन रहता है कि आपको 2020-21 की स्टूडेंट की एंट्री चाहिए, मतलब डेटा चाहिए, या आपको 21 और 22, जैसे अब नया आने लगे 21-22, तो आपको उसका डेटा चाहिए। तो ये भी एक तरह का जनरलाइजेशन ही होता है जब आप इसको एक्टर में डिवाइड करोगे। तो क्लियर है आपको ये चीज? ये मैंने आपको विद एग्जांपल इसलिए बता दिया है। और अपन देखो थोड़ा सा यूज केस का भी फॉलो अप कर लेते, दो इट इज नॉट अवर लैब क्लास, लेकिन अपन करके देखते हैं। अपने को देखो जितने यूज केसेस आप देखोगे ना उतनी बनाने की कैपेसिटी आप में बढ़ जाएगी, ठीक है? अब देखो, पेशेंट है तो पेशेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओल्ड पेशेंट और न्यू पेशेंट। अब देखो न्यू पेशेंट का एरो कहाँ जा रहा है, लेट्स सी। न्यू पेशेंट का एरो जा रहा है मेक न्यू पेशेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है? अब यहां पर देखो मेक अपॉइंटमेंट दो ऑप्शन है, मेक अपॉइंटमेंट में दो ऑप्शन। अब देखो ये भी जनरलाइजेशन यूज किया है यहाँ पर भी, क्योंकि मेक अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल है, पर इसके स्पेशल क्या है कि वो अपॉइंटमेंट ओल्ड पेशेंट के लिए है या वो अपॉइंटमेंट न्यू पेशेंट के लिए। यदि न्यू पेशेंट के लिए है तो इस यूज केस का रिलेशन न्यू पेशेंट से हो जाएगा, और ओल्ड पेशेंट के लिए तो इस केस का रिलेशनशिप जो है ओल्ड पेशेंट पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर यूज किया है एक्सटेंड। देखो यदि मेक ओल्ड पेमेंट है तो एक्सटेंड क्या हो सकता है कि मेक पेमेंट अरेंजमेंट। यहाँ पर पेमेंट जरूरी नहीं है। क्यों पेमेंट जरूरी नहीं है यहाँ पर? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट 3 फॉलोअप जो है वो फ्री में रहते हो, उस डॉक्टर का जो है वो रहता हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक सेकेंड, हाँ अमन तुम पूछ लिया करो, तो मैं ना डाइवर्ट हो जाती हूँ, मतलब आप अनम्यूट करके पूछ लिया करो, आप चैट पे लिखते हो ना तो मेरा डाइवर्ट हो जाता है फिर। देखिए, तो यदि ओल्ड पेशेंट है तो
जरूरी नहीं है कि उनसे पेमेंट लें, हो सकता है उसके नेक्स्ट 3 फॉलोअप जो है फ्री हो, तो इस केस में। और वही यदि न्यू पेशेंट होगा तो वहां पर जो है पेमेंट जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर मतलब आप यस मैम। कर सकते हो, वहां पर आप इंक्लूड यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा आपने जैसे मेक अपॉइंटमेंट, अब मेक अपॉइंटमेंट में अपडेट पेशेंट इंफॉर्मेशन, इसको भी उसने किस में डाला है, एक्सटेंड में डाला है। क्योंकि हो सकता है कि पेमेंट, जैसे सपोज डॉक्टर ने आज फॉलोअप करा और बोला कि 3 दिन बाद टेस्ट करवा के लेके आना, तो उस केस में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपडेट क्यों होगा? क्योंकि वहां पर आप 3 दिन बाद आ रहे हो, आपने अपॉइंटमेंट भी फिर से लिया है और आपका डेटाबेस भी अपडेट होगा। क्यों डेटाबेस अपडेट होगा? क्योंकि आपने जो भी रिपोर्ट्स करवाई है वो भी आपको सिस्टम में सेव करना रहेगी। सपोज डॉक्टर ने ये कहा है कि आप 3 दिन में दवाई लो और मुझे फिर दिखाना, बट हो सकता है कि डॉक्टर ने कहा अरे नहीं, आप में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप इसी को कंटिन्यू कर लो फॉर नेक्स्ट 3 डेज मोर, तो उस केस में अपडेट नहीं होगा, तो एक्सटेंड इसलिए आएगा। ठीक है ना? तो कहाँ इंक्लूड लगेगा, कहाँ एक्सटेंड लगेगा, बहुत अंतर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन? जो आपके ओवरऑल सिस्टम को चेक कर रहा है कि जैसे आपने अपॉइंटमेंट लिया लेकिन उस वक्त पर किसी और पेशेंट ने ऑलरेडी उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि अपॉइंटमेंट स्लॉट इज नॉट वैकेंट, यू टेक अनदर स्लॉट। जैसे हम जब पासपोर्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं और जब हम उस पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से मैनेजेबल हो जाती है। यस, तो इंक्लूड वहां पर मैंडेटरी है, क्योंकि यहां पर हमने किया मैनेज शेड्यूल। तो मैनेज शेड्यूल जब हम करते हैं तो आपको डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चेक करना रहती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल आपका फिक्स होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन रिलेशनशिप्स लाइक इंक्लूड, लाइक एक्सटेंड्स, लाइक जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेशन का बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो होता है दैट इज स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन मीन्स वेराइटी। जैसे आपका BRGD स्पेशलाइजेशन है, कोर एक स्पेशलाइजेशन है, लेकिन आपकी जो ब्रांच है दैट इज कॉमन कंप्यूटर साइंस। आप क्या लिखते हो? कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंस विथ कोर। तो ये आपकी जनरल और स्पेशल हो गया। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दे दिए ड्यूरिंग माई क्लास। नाउ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ यूज केस, राइट? ये मत समझना कि मैडम किस चीज के एप्लीकेशंस बता रही है। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूज केस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, in solving the real world problems, understanding the essential requirements of the customer to satisfy their business needs। और इसमें लिखा नहीं है लेकिन इन मल्टीपल फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एक उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो EC हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, एवरीवेयर इट इज यूज्ड। क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट और यूजर की रिक्वायरमेंट तो हमें ऑन स्क्रैच फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लेना पड़ती है। कई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है और ओवरऑल हमारे सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन को ये डेवलप करता है। तो दिस आर दी वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक, नाउ व्हेन टू यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम को आप कब यूज करोगे? तो अभी तो बिना पढ़े यदि मैं बताना चाहूँ आपको तो बहुत सारी चीजें क्लियर है आपको कि यूज केस डायग्राम को बिल्कुल आप अर्ली स्टेज पे यूज करोगे, जब आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बातचीत आपकी जब क्लाइंट के साथ चल ही रही है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है आप तब ले लोगे। फिर आपको यूज केस की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी जब आपको समझना होगा कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से एक्टर हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, और हाउ वन एक्टर इज managing that particular use case or using that particular use case or interacting with that particular use case। आपको जब ये देखना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारी कंडीशंस भी देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको प्री और पोस्ट कंडीशन बताई थी, तब आपको यूज केस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लॉगिन करना है। तो व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर लॉगिन? लॉगिन के लिए प्री कंडीशन ये होती है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। सबसे इजी प्री कंडीशन। मैं ये भी नहीं बोलती कि आपको साइन अप करना जरूरी है, उसकी इमीडिएट प्री कंडीशन तो ये होती है कि आपको यूजर का आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए।
और लॉगिन का जो पोस्ट कंडीशन वो ये होता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो दिया था वो करेक्ट होना चाहिए। तो सक्सेसफुल लॉगिन जो है उसका पोस्ट कंडीशन है कि इफ थिंग्स गोस एवरीथिंग फाइन देन सक्सेसफुल लॉगिन मस्ट बी योर रिजल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. These are the basic requirement of the use case diagram जिसके लिए हम use case का use करते हैं। A use case is a unique functionality of a system which is accomplished by a user, है ना? मतलब यूजर की जो भी फंक्शंस यूज कर रहा है, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो सिस्टम में। A purpose of use case is to capture core functionality of a system, जितनी भी functionality है सारी functionality, and visualize the interaction of various things called as actor with the use case. अभी मैंने आपको बताया कि how one actor interact with the use case. This is very important. The use case diagram represent core parts of the system and workflow between them. कि मेरा एक्टर है तो मेरा एक्टर कौन से यूज केस को यूज कर रहा है, और उस यूज केस मतलब लॉगिन पहले साइनअप को यूज कर रहा है, साइनअप को यूज करने के बाद वो लॉगिन को यूज करेगा, लॉगिन को यूज करने के बाद वो किसी परचेस आइटम को यूज करेगा, परचेस आइटम करने के बाद वो किसी पेमेंट को यूज करेगा। मतलब मेरे सिस्टम का जो एक फ्लो है वो सब कुछ बताता है। इन यूज केस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द एक्सटर्नल यूज, ओनली द इवेंट फ्लो इज रिप्रेजेंटेड। अपन पहले ही बता चुके हैं कि इसको अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में करते हैं और ये सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को शो करता है, ये नॉन इसेंशियल फीचर्स को या बैकग्राउंड डिटेल्स को ये हाइड कर देता है या तो फिल्टर आउट कर देता है। विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम वी कैन फाइंड आउट द प्री एंड पोस्ट कंडीशंस आफ्टर द इंटरेक्शन विद द एक्टर। अभी मैंने बताया प्री और पोस्ट कंडीशंस, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस कंडीशंस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग वेरियस टेस्ट केसेस। मुझे नहीं पता आपको टेस्ट केसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थे या नहीं थे, लेकिन जब माइनर प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो आपको टेस्ट केसेस बनाने आने चाहिए, क्योंकि जो जितने भी सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा आपके ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कोई रिलेटिव्स को, कि मैं टेस्टिंग देखता हूँ मेरी कंपनी में, आई एम इन टेस्टिंग और आई एम एट सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। तो वो टेस्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट केसेस लिखने का ही काम करते हैं। मतलब कोई भी फंक्शन की वो प्री कंडीशन देखते हैं और उसकी पोस्ट कंडीशन देखते हैं, वो प्री कंडीशन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको टेस्ट करते हैं, और यदि वो पोस्ट कंडीशन के बराबर आ जाती है मतलब मेरा फंक्शन सब कुछ सही चल रहा है, तो दैट इज द यूज ऑफ अ टेस्टर। ठीक, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स यही काम करते हैं, उनके लिए भी काम की चीज है ये तो, क्योंकि उनको प्री और पोस्ट कंडीशन पता हो जाएगी तो वो आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। इन जनरल यूज केस डायग्राम आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, हाई लेवल विजुअल सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, ऑब्वियसली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है हमारे सिस्टम का, हमारे सिस्टम का जो कंटेक्स्ट है वो हमें पता चलता है, देन कैप्चरिंग द वेरियस फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम, देन मॉडलिंग द बेसिक आइडिया, जो मैंने बोला आपको कंटेक्स्ट बेसिक आइडिया जो है आपको इससे पता लग जाएगा, देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ अ सिस्टम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एचडीएलसी को फॉरवर्ड वे में लेके जाना हो तो आप पहले एनालिसिस कर रहे हो, फिर डिजाइन कर रहे हो, फिर कोड कर रहे हो, फिर टेस्ट कर रहे हो। आपको अपोजिट वे में जाना है तो आप कोडिंग से डिजाइन निकाल रहे हो, फिर डिजाइनिंग को एनालिसिस कर रहे हो और उसको फिर री इंजीनियरिंग करके फिर से डिजाइन कर रहे हो। ठीक, द यूज केसेस आर इंटेंडेड टू कन्वे डिजायर्ड फंक्शनैलिटी so that exact scope of use case can come and purpose of the UML can be solved। मतलब it is our first use case diagram, और हमारा first use case diagram यदि है तो first use case diagram होने के कारण हमें advantage जो है वो आपके use case diagram से obviously मिलने चाहिए। ठीक है, करेक्ट। तो आपको इस तरह से आपका जो यूज केस डायग्राम बनता है, ये सब कुछ आप करते हो आपकी फर्स्ट साइकिल में। आपने प्रोजेक्ट को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद कोई वर्जन्स आते हैं, कोई एडिशन फंक्शंस अपडेट होते हैं या कुछ भी होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी सेकेंड साइकिल, जिसमें सारी चीजें अपडेट होती है, चाहे वो आपका यूज केस हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे आपका व्हाटएवर हो। इसीलिए यूज केस डायग्राम जो है वो बिहेवियर मॉडल की कैटेगरी में आता है। आई होप
I am very much clear to you. Am I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया समझ में? क्लियर है सबको? Yeah, ma'am. No. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, that's great. जिसको भी क्लियर नहीं हो, you can ask multiple times. अभी क्योंकि लास्ट जब अब हम लैब में भी यूज केस ही करेंगे, तो अब वहां पर मुझसे पूछ सकते हो जब हम खुद यूज केस बनाने की कोशिश करेंगे. चलिए अब देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास. लेट्स सी दिस. नेक्स्ट, जनरेशन पीओएस सिस्टम. एक बार मैं बता देती हूँ, मेरी आदत है ये, मैं सीजीएमएम की क्लास में भी आपने नोटिस किया होगा, मैं सिलेबस से बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ. आपको हर चीज बता देती हूँ कि मैंने कितना कवर अप करवा लिया है. ओओडी क्लियर, ओ बेसिक क्लियर, यूनिफाइड प्रोसेस विद फेजेस क्लियर. देन यूएमएल डायग्राम में सबसे पहले यूज केस से शुरू किया, वो हमने लैब में क्लियर कर लिया. उसके बाद हमने इंसेप्शन, इसमें तो इंसेप्शन ही था बट हमने उसके अलावा बाकी के फेजेस भी देख लिए. दैट इज द इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन. उसके बाद रिलेटिंग यूज केसेस आज की क्लास में हमने पढ़ा, एक्सटेंड, इंक्लूड और जनरलाइजेशन. और हमने पढ़ लिया व्हेन टू यूज केसेस. अब हमारा बस एक टॉपिक बच रहा है फर्स्ट यूनिट में, केस स्टडी नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम, जो हम आज की क्लास में जितना टाइम हमें मिलेगा उतना करेंगे, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में. वैसे हमारा टाइम हो जाएगा, मतलब हमें टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, आई एम श्योर अबाउट इट. ठीक है, चलिए. केस स्टडी नेक्स्ट जनरेशन पीओएस सिस्टम. सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स रिलेशनशिप, एंड इट इज अ सिस्टम in which a computerized application used to record sales and handle payments. Just like मेगामोर मॉल, आप मोर में जाते हो या आप बिग बाजार में जाते हो, आप उसको माइंड में लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपको थिंग्स बहुत क्लियर हो जाएगी. पीओएस की जो केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. इट इज टिपिकली यूज्ड इन रिटेल स्टोर. कोई भी किराना की दुकान पे जाएंगे, वहां पर भी पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम यूज होता है. आप सुपरमार्केट में जाओगे, ऑन डोर में जाओगे, कहीं पर भी आप जाते हो वहां पर ये कंसर्न होता है. इट इंक्लूड्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज कंप्यूटर and a barcode scanner and software system which is fed inside the computer to handle this particular sales and payments. Am I clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So POS is a general term. On-door, Reliance Fresh, Megamore, Big Bazaar, ये सब उसकी specialized terms हैं. ठीक है, उसके examples हैं, right? It interfaces to various service applications such as a third-party tax calculator and inventory control. इसके अलावा पीओएस में और भी बहुत सारी चीजें आती है. इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री सिस्टम, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना. इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है जैसे डिपार्टमेंट, मतलब सेज यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसका जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है वो एक सर है, वो मैनेज करते हैं कितने कंप्यूटर आने हैं, कितने प्रिंटर खरीदने हैं, कितने व्हाइट बोर्ड्स लेने हैं, कितने चेयर्स खरीदनी है, कितनी टेबल्स खरीदनी है. दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री. कितना बचा है, कितना और खरीदना है, कितना स्टॉक में मिसिंग है. तो पीओएस सिस्टम में इन्वेंट्री भी एक पार्ट होता है. सपोज आई टॉक अबाउट यू नो दी, कैसा एग्जांपल हो जो तुम्हारे लिए इंटरेस्टफुल होगा. Suppose if I go the product of any product, suppose कोई क्रीम है निविया का, राइट. तो निविया का क्रीम इट इज इन वेरी मच डिमांडिंग. तो कितना स्टॉक में बचा है, उसको कितना स्टॉक अपडेट करने के लिए और ऑर्डर करना है, या कितनी मैगी आज दिन भर में सेल हो गई है जो बाहर थी, और मैगी बहुत ही ज्यादा सेल हुई है तो मुझे उस मैगी के स्टॉक को अपडेट करना है. This all comes under the category of inventory system. पता होनी चाहिए आपको, ये सब जनरल नॉलेज की बात है, पढ़ाई तो अपनी जगह पर है. ठीक, तो this system must be relatively fault tolerant. POS system जो होते हैं, that is even if remote services are temporarily unavailable such as inventory system,
they must be still capable of capturing the sales and handling at least cash payments. ठीक है, मतलब ये सिस्टम जो है हमारा, जो भी पर्टिकुलर यूजर है वो जब भी यूज कर रहा है तो उसको इजी यूजेबल होना चाहिए, उसमें सेल्स और जो पेमेंट्स हैं वो इजीली हो जाना चाहिए. A POS system must suppose multiple and varied client-side terminals and interfaces. This include a thin client. ठीक है, ये एक तरह का क्लाइंट का सिस्टम होता है. थिन क्लाइंट वेब ब्राउजर टर्मिनल, a regular personal computer and something like Java Swing graphical. ये तो बहुत इंटरनल डिटेल्स में चलेगा. टच स्क्रीन, वायरलेस PDS एंड सो फोर्थ. इसमें ये बताया है कि POS सिस्टम को बनाने के लिए आपको लगता क्या क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा ना बार कोड से तो वो रीड करते जाता है और वो डेटा आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है. फिर पता नहीं वो 2-3 टच स्क्रीन से कुछ करता है. फिर पेमेंट जो है वो आप उस पे दिख जाता है. वो प्रिंट का ऑप्शन दबाता है तो बिल प्रिंटर से निकलता है और वो आपको दे देता है, आप उसको कैश दे देते हो. फिर उसका वो कैश वाला डब्बा खुलता है, उसमें अलग अलग 100 के नोट रखने के लिए, 500 के नोट रखने के लिए, चिल्लर रखने के लिए अलग अलग जगह रहती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम. और कंप्यूटर के अंदर होता है सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर पे ये सारी चीजें मैनेज होती है. उसमें ये भी मैनेज होता है कि यूजर ने 500 दिए थे, 500 में से 320 का बिल बना है, तो जो 10-10 के हैं 8 नोट दिए हैं और 2 नोट 100 के दिए हैं. इतना तक उस सिस्टम में आपको क्लियर हो जाता है. वी आर क्रिएटिंग अ कमर्शियल POS सिस्टम दैट वी विल सेल टू डिफरेंट क्लाइंट्स. क्योंकि वो क्लाइंट डिफरेंट कौन से हो सकते हैं? बिग बाजार भी हो सकता है, वो कि कोई किराना शॉपकीपर भी हो सकता है, वो रिलायंस भी हो सकता है, ऑनडोर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है. Therefore, we will need a mechanism to provide this flexibility and customization. And it is a iterative development approach, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं होता है. यूजर की यूज के अकॉर्डिंग चीजें जो है वो बदल सकती है. ठीक है, लेट मी टेक इन अटेंडेंस. मैं अटेंडेंस लेती हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं. टाइम बचा तो वी विल कंटिन्यू. चलिए, तो अब इसको हमने लेयर में डिवाइड किया. हमें पता है लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है. लेयर्ड आर्किटेक्चर जो लोग नहीं थे उनके लिए बता दूं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, P1, P2 एंड P3. पहली लेयर जो होती है वो यूजर इंटरफेस लेयर होती है, जो हमारी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करती है. जो मिडिल लेयर होती है वो बिजनेस लेयर होती है, जिसमें एप्लीकेशन और डोमेन के लॉजिक्स रहते हैं, जिसमें आप बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हो. और जो लास्ट लेयर होती है जिसको हम एक्सेस लेयर या टेक्निकल लेयर बोलते हैं, जो हमारे डेटाबेस से मैनेज करती है. जो मैंने आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का भी एग्जांपल दिया. यदि मैं इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करूंगी तो आपको, हम जब जाते हैं, जैसे ही मॉल वगैरह में घुसते हैं तो हमको हर चीज दिखती है कि अच्छा ये टी-शर्ट टंगी हुई है, ये मैगी है, ये वो है. तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं और उसमें हमारी सारी चीजें डालते जाते हैं. तो ये सब कुछ यूजर इंटरफेस लेवल पे होता है. लेकिन जब उस पे कोई डिस्काउंट लगता है या उस पे 2 पे 3 मिलता है फ्री, या आपको जो भी होता है वो आपको कहाँ होता है, सेल्स और पेमेंट से रिलेटेड आपको बिजनेस लेयर में मिलता है. और एक बार आप लेकर घर चले गए, फिर इन्वेंट्री वाले देखते हैं कि अरे आज तो 100 मैगी रखी थी रैक में, 100 में से 50 मैगी हो गई, 50 ही मैगी बची है, शाम को और कस्टमर आएंगे. तो इन्वेंट्री कंट्रोल से ये चेक होता है कि हमारे मैगी के कितने पैकेट्स और बाकी हैं जिसे हमें अपडेट करना है. तो दैट इज द डेटाबेस एक्सेस और द डेटाबेस हैंडलिंग. तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, आप लेयर्ड आर्किटेक्चर के टर्म्स में भी आपके POS सिस्टम को समझ सकते हो. दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ POS सिस्टम, जिसको हम लेबोरेटरी में भी लेंगे. आज इनकेस 2-3 मिनट में नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, हम लेबोरेटरी में खुद बनाएंगे ये डायग्राम POS सिस्टम का. कस्टमर इसका सबसे बिग एक्टर, कैशियर इसका दूसरा बिग एक्टर. कैशियर कौन होगा? जो कि आपका वहां पर बारकोड रीडर से रीड करने के लिए रहेगा. और एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे सिस्टम को मैनेज करेगा. तो कस्टमर विल प्रोसेस सेल्स, कस्टमर विल हैंडल रिटर्न्स. इट कैन बी आइटम रिटर्न, इट कैन बी मनी रिटर्न्स, वो कुछ भी हो सकता है. फिर कैशियर वो कैश इन करेगा. जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूजर को मैनेज करेगा. आपका जो कैशियर है वो, जैसे मैंने बताया था, वो रिसिप्ट को प्रिंट करेगा. और कैशियर जो है चेकआउट के टाइम पर भी मेन रोल प्ले करेगा.
चेकआउट मतलब वो सारे आइटम्स को स्कैन करेगा और कैलकुलेट को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैश को जो है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका यूज केस कैसे बनेगा? जिसके जो फंक्शन होंगे वो फंक्शन यहाँ पर लिखा जाएंगे और उनका इंक्लूड और एक्सटेंड यदि कोई अप्लाई हो रहा है तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे हैंडल रिटर्न्स, तो हैंडल रिटर्न में भी आइटम भी रिटर्न हो सकती है और मनी भी रिटर्न हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। और आपने यदि सपोज एग्जैक्ट अमाउंट दिया है तो मनी रिटर्न नहीं होगा, इसलिए वो एक्सटेंड की कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक, अब चेकआउट, चेकआउट में आपको स्कैनिंग तो आइटम की होगी, उसके बिना चेकआउट होगा ही नहीं, बिल तो बनेगा ही बनेगा, उसके बिना चेकआउट होगा ही नहीं, इसलिए वहां पर यूज किया है इंक्लूड। I hope it is clear to you and I am capable enough to make you understand. ठीक, तो Yes, इसमें ma'am. कौन से हैं? कैशियर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसमें हो गए आपके फ्रंट हैंड एक्टर्स। और कस्टमर, पेमेंट ऑथराइजेशन सिस्टम और इन्वेंट्री सिस्टम, ये आपके हो जाएंगे बैक हैंड सिस्टम, राइट? क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आप यदि उसको पेटीएम के थ्रू कर रहे हो या बार को सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्यूआर कोड के थ्रू कर रहे हो तो वो आपका अलग चीज हो गई। आप स्टॉक अपडेट कर रहे हो तो वो अलग सिस्टम हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका अदर वे में एक और देखो, मैं ऐसा नहीं है कि जो मैं डायग्राम क्लास में बताती हूँ वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते, करेक्ट होते हैं। इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है जो मैंने बताया, इसमें भी बहुत स्कोप है कि इसमें भी मैं बहुत चीजें इंक्लूड कर सकती हूँ। जब मैं लैब में बताऊंगी आपको मंडे को, तो तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, राइट? देखो अब इसमें कितने एक्टर थे टोटल? इस डायग्राम में 3 ही एक्टर थे, कस्टमर, कैशियर और एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अब आप ये वाला देखो, इसमें पेमेंट, देखो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि